Hello student, good morning, Jai Swaminarayan. Today we will learn about lecture number 4 and today's topic name is voice pattern, retina biometric pattern, hand pattern biometric system, keystroke biometric system एंड फिजिकल बैरियर्स। ओके, ये जो 5 टॉपिक है 2.3 के वो आज हमें देखना है और यहाँ पे हमारा जो 2.3 टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। वॉइस पैटर्न। व्हाट इज वॉइस पैटर्न? तो वॉइस ऑथेंटिकेशन इज अ टाइप ऑफ security authentication that relies on a person's unique voice pattern for identification. In order to gain access, this type of authentication requires a device that can capture a person's voice very accurately and software that can recognize the patterns of the voice and compare it to already recognized pattern. Voice authentication is also known as voice biometric, voice ID और speaker recognition. ओके, तो वॉइस पैटर्न क्या है? तो मैं इस फिगर थ्रू आपको दिखाना चाहती हूँ कि अभी ये एक सॉफ्टवेयर में कंपेबिलिटी, यानी कि एक क्रोम का मीन्स के गूगल का वॉइस पैटर्न है, सर्च है, इंस्टा का सर्च है, एफबी का सर्च है, जीमेल का ऐसा आता है। वो जिसने भी मीन्स के ये चला आ रहा है पहले से। तो ये वॉइस पैटर्न में क्या होता है कि वॉइस पैटर्न में आपने देखा होगा कि सिंपल आप यहाँ पे टच करके बोलते हो, तो क्या होता है टच करके आप बोलते हो कि प्ले म्यूज़िक। ओके, तो वो तुरंत क्या ले लेता है, वो अपने जो असिस्टेंट जो होता है यानी कि जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होता है उसके अंदर उसे ले लेता है और फिर क्या करता है उसे छोटे छोटे यानी कि उसके जो छोटे छोटे आप जो बोलते हो एक वे में जाता है। ओके, तो आप जो बोलते हो वो आपके पीछे से जो बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो वॉइस रिकॉग्निशन में डाल देता है। फिर मैंने बोला कि प्ले म्यूज़िक, तो वो क्या करेगा, PLAYMUSIC, उसके जो पीछे से जो बैकग्राउंड में जो तरह तरह के आवाज़ आ रही थी उसे वो निकाल देगा। वो किस एनालॉग थ्रू? तो एडीसी जो एनालॉग होती है उसके थ्रू जो पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसे निकाल देगा और आपने जो भी बोला है वो तुरंत आपकी डिस्प्ले पे आ जाएगा। वो चाहे आपने एंड्रॉयड फ़ोन से बोला हो, गूगल के जो असिस्टेंट जो बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है उसके अंदर बोला हो, जिसके भी अंदर बोला हो उसके अंदर वो आपको जो होते हैं वो आपने जो बोला होता है वो आपको तुरंत दिखा देता है। इसे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन पैटर्न कहते हैं। उसके हम अलग से जानते हैं तो वो है, दूसरे भी नाम है जैसे कि वॉइस आईडी, स्पीकर रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस बायोमेट्रिक। ओके, तो ये जो सिस्टम में जा रहा है ये एडीसी एनालॉग को क्या करेगा कि डिजिटल एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। आप जो भी बोलते हो, जो भी वर्ड्स बोलते हो उसके 1000 से भी ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े करके उसके टुकड़े कर देंगे और उसके पीछे से जो भी आवाज़ आ रही है उसे निकाल देगा और आपने जो बोला है तुरंत ही वो फटाफट आपकी डिस्प्ले पर क्या मीन्स के डिस्प्ले पे आ जाएगा कि आपने क्या बोला था, आप क्या सर्च कर रहे हो। उसे वॉइस पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इस तरह से जो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम होती है वो वर्क करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेटिनल बायोमेट्रिक पैटर्न। ओके, सेम टू हमने आगे देखा था कि आई राइस पैटर्न उसके जैसी है, पर किस तरह से वर्क करती है वो हमें देखना है। तो रेटिना स्कैनिंग इज अ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन टेक्नोलॉजी डेट यूज एन इमेज ऑफ एन इंडिविजुअल रेटिनल ब्लड विजुअल पैटर्न एज अ यूनिक आइडेंटिफिकेट ट्रेट
for access to secure installation. Retina scan are about 17 times more accurate than iris scans and 20,000 टाइम्स मोर एक्यूरेट देन फिंगरप्रिंट बेस्ड मेथड. ओके, तो ये जो इमेज है वो रेटिनल बायोमेट्रिक पैटर्न की है. ये हमारी आँख के अंदर होती है. हमने आइस राइस पैटर्न में क्या देखा था कि हमारी आंखों से इमेज कैप्चर करता है, तब आपकी सिस्टम अनलॉक होती है. इसमें भी ऐसा है, पर आइस राइस स्कैनर में क्या होता है कि हमारे जो आंख में जो वाइट हिस्सा होता है उसके बीच में एक ब्लैक सा हिस्सा होता है और उसके अंदर जो छोटा सा ब्लैक का डॉट होता है, इसके थ्रू आपके उसकी इमेज ली जाती है और आपका जो प्रिंट मीन्स के जो स्कैनर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो आपको सिस्टम में लॉक करने का मीन्स के परमिशन देती है अगर मैच होती है तो. पर रेटिनल क्या है कि रेटिनल है 17 टाइम्स जो है आइस राइस स्कैन और 20,000 टाइम्स मोर, यानी कि 20,000 से भी ज़्यादा फिंगरप्रिंट से भी ज़्यादा ये रेटिनल बायोमेट्रिक पैटर्न है वो सेफ है, यानी कि एक्यूरेट है. तो इसमें क्या होता है कि हमारी आंख में, जिसे हम गुजराती वर्ड्स में कहते हैं कि मांसपेशियों रक्त वाहिनी होती है हमारी आंखों के पीछे. आपने देखा होगा कि आंख में आपको कुछ रेड रेड कलर की आपको कुछ दिखाई देती है. ये जो मैं यहाँ पे ये जो क्लिक हो रहा है, ये जो सब्जेक्ट रेड कलर की देख रही है उसका स्कैन होता है और फिर आपकी सिस्टम ओपन होती है और आपको आपकी सिस्टम पे वर्क करने का वर्क करने का परमिशन देती. आइस राइस में क्या होता था, आपकी आंखों के जो बीच में जो डॉट होता था उसकी इमेज कैप्चर करके लॉगिंग करके अगर मैच होती थी तो परमिशन देते थे. और रेटिनल में क्या होता है कि हमारी आंखों की जो मांसपेशी यानी कि रक्तवाहिनी होती है उसे स्कैन करके हम रजिस्टर थ्रू लॉगिंग कर सकते हैं सिस्टम में. अगर मैच हो जाती है तो ही आप वर्क कर सकते हैं. हाउ इट्स वर्क, एक कैसे वर्क करेगा. तो अ रेटिनल स्कैन इज परफॉर्म बाय कास्टिंग एन perceive beam of low energy infrared light into a person eye as they look through the scanner eye peak. This beam of light trace a standardized path on the retina. यानी कि इसके थ्रू हमारी आंखों में क्या होता है कि जो लाइट की जो मीन्स के जो स्कैनर की जो लाइट होती है वो हमारी आंखों में क्या करते हैं, डालते हैं और उसके थ्रू जो हमारी मांसपेशियाँ होती है उसकी इमेज ले जाती है और इस तरह से ये जो है वो वर्क करता है. नेक्स्ट आएगा हैंड पैटर्न बायोमेट्रिक सिस्टम. एज इन द केस ऑफ फिंगरप्रिंट एवरीबडी हैज़ यूनिक हैंड प्रिंट. ओके, यानी कि सबकी फिंगरप्रिंट, हर एक पर्सन की फिंगर जो हैंड प्रिंट होती है, फिंगरप्रिंट होती है, वो अलग अलग होते हैं. ठीक है. अ हैंड प्रिंट बायोमेट्रिक सिस्टम स्कैन हैंड एंड फिंगर. द डेटा इज कंपेयर विद द स्पेसिमेन स्टोर फॉर इन द सिस्टम. ओके, यानी कि हैंड प्रिंट में क्या होता है, सिर्फ फिंगरप्रिंट में हम सिर्फ फिंगर ही मीन्स के स्कैन कराते थे, पर हैंड प्रिंट में क्या होगा, आपका हैंड और आपकी जो फिंगर है वो स्कैन होगी. अगर वो कंपेयर तो मीन्स के जो मैच होती है अपने डेटा के साथ अपने सिस्टम में, वो स्टोर हो जाएगी और जो रिजल्ट आता है और जो मैच हो जाती है आपके हैंड एंड फिंगर का जो डेटा है वो मैच हो जाता है तो ही ये ओपन होती है. सपोज के हम इसे स्कैन कैसे करवाते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे का पूरा हैंड रखा हुआ है. अगर आपकी जो हैंड यानी कि जो पाम होती है यानी कि हथेली और आपकी जो फिंगर, ये दोनों का ही डेटा अगर मैच हो जाता है कंपैरेटली और आपकी सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो डेटा स्टोर हो जाएगा. और आप जब दूसरी बार मीन्स के ओपन करना चाहते हो तो अगर दूसरी बार भी मैच होता है तो ही आपका जो सिस्टम है वो ओपन होगा. नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक चार्ट दूसरा भी लिया है कि ये जितने भी मीन्स के पॉइंट है
ओके, आपके जो पाम के और फिंगर के वो सब स्कैन हो जाते हैं, अगर मैच होते हैं तो ही आपकी जो ये हैंड पेड बायोमेट्रिक सिस्टम है वो वर्क करती है। नेक्स्ट आएगा की स्ट्रोक बायोमेट्रिक सिस्टम। ओके, तो की स्ट्रोक हमें किसे बोलते हैं? ओके, तो सपोज मैं सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ कि की स्ट्रोक एक सॉफ्टवेयर है और उसके थ्रू हम एक स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं जिसे आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पाइथन हो, जावा हो, डॉट नेट हो, पीएचपी हो, कुछ भी में लैंग्वेज में आप ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसे वर्क कर मीन्स के आप लिख सकते हो। यानी कि इसके थ्रू यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने कीबोर्ड लिया है, ओके, और यहाँ से मैं कुछ टाइप कर रही हूँ। सपोज कि मैं जो भी टाइप करूँगी वो ऑटोमेटिकली जो मेरा सॉफ्टवेयर है उसके डेटाबेस के अंदर वो स्टोर हो जाएगा। तो सपोज मैं यहाँ से ए प्रेस करती हूँ तो वो ए सेव हो जाएगा। मैं दूसरी बार बी से मीन्स के मैं दूसरी बार बी प्रेस करती हूँ कीबोर्ड की की से तो बी सेव हो जाएगा। जब तक आप कुछ भी लिखते हो, सपोज कि कीबोर्ड के थ्रू कुछ भी आप लिखते हो, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, आप कुछ भी लिखते हो वो आपको मीन्स के वो सीक्रेटली सेव हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे की स्ट्रोक मीन्स के वर्क करता है। और उसके थ्रू क्या होता है कि अलग अलग जो होती है कि पूरा एक मैच करके आपको क्या देता है कि आउटपुट देता है। इस तरह से जो की स्ट्रोक बायोमेट्रिक सिस्टम है ये इसी तरह वर्क करती है। सपोज कि आपने मुझे लिखना है कि डायनेमिक, ओके, तो मैं आगे पीछे कुछ भी तरह लिखूंगी, ओके, पर वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। पर जब आउटपुट आएगा तब ये जो पूरा का पूरा स्पेलिंग है वैसे की वैसे आएगा। जब भी मैं कीबोर्ड से किसी भी की को चाहे प्रेस करूं पर मुझे आउटपुट में यही बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हाउ इट्स वर्क। तो की स्ट्रोक डायनेमिक टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन टाइप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एंड क्रिएट अ स्टैटिकली यूनिक सिग्नेचर फ्रॉम द टाइपिंग पैटर्न्स ऑफ अ पर्सन। दिस डिस्टिंक्टिव फीचर्स इंक्लूड द ड्यूरेशन फॉर विच की आर हेल्ड एंड द elipsed टाइम बिटवीन सक्सेसिव की स्ट्रोक। नेक्स्ट आएगा की फीचर्स, यानी कि इसके अंदर नो हार्डवेयर रिक्वायर, नो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, किसी की भी जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आएगा नथिंग टू कैरी लॉस और फॉरगेट, नथिंग एक्स्ट्रा टू टाइप एट लॉग ऑन, फ्लेक्सिबल एनरोलमेंट, ओके, ये इसके फीचर है। नेक्स्ट आएगा फिजिकल बेरीज। व्हाट इज फिजिकल बेरीज, किस टाइप की फिजिकल बेरीज होती है, यानी कि फिजिकल बेरीज यानी कि हमें किस थ्रू मीन्स के डिस्टर्बेंस होती है वो इसमें बताना है हमें। तो फिजिकल बेरीज क्या क्या होती है, तो वो होती है नॉइज, सेकंड आती है डिफेक्ट्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम, थर्ड आती है टाइम एंड डिस्टेंस, फोर्थ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मीडियम एंड फिफ्थ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉइज। तो सपोज कि नॉइस बैरियर यानी कि क्या, तो आप जब भी घर में होते हो, घर पे होते हो, मीन्स के बाहर घूमने जाते हो तो आपके आजू बाजू में कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री है उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, तो आप एक दूसरे से जो बात करते हो वो उसे सुना ही नहीं देता, उसे नॉइस बैरियर कहते हैं। ये मैंने एक इमेज ली है कि फिजिकल नॉइस अकर्स व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर ट्राई टू कम्युनिकेट इन अ सिचुएशन डेट इज नॉइस, यानी कि जो सेंडर एंड रिसीवर है जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं पर इस तरह से ज़्यादातर लाउड होने से वो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते इस सिचुएशन में, तो उसे हम नॉइस बैरियर कहते हैं। नेक्स्ट आएगा डिस्टेंस एंड टाइम। इसमें क्या होता है, तो हम जब अलग अलग यानी कि जो डिस्टेंस में खड़े रहते हैं पीपल और बात करना चाहते हैं पर वो उसी डिस्टेंस की वजह से वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उसे भी एक टाइप का बैरियर कहते हैं।
सपोज कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि ये दो पर्सन है, ऊपर नीचे घर पे रह रहे हैं, ये बुलाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं उसके साथ, पर क्या होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस होने से बात नहीं कर पाते, इसे हम डिस्टेंस बैरियर कहते हैं। नेक्स्ट आएगा फॉर एग्जांपल कि व्हेन योर फोन हैज़ नो सिग्नल, यानी कि आप क्या करोगे कि आप सपोज के पढ़ रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो, तो आपका मोबाइल में सिग्नल नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे, इसी वजह से मीन्स के डिस्टेंस की वजह से सिग्नल नहीं आ रहा है तो भी आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट आएगा कि टाइम बैरियर। तो टाइम बैरियर में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि इंडिया का टाइम और आउट ऑफ कंट्री का टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी हमारे सोने का टाइम हुआ है और वो यहाँ पे मीन्स के दिन होती है, आउट ऑफ कंट्री में कुछ भी जगह पे दिन होती है, तो आप बात करना वो चाहेंगे तो बात नहीं हो पाएगी टाइमिंग डिस्टेंस की वजह से, टाइमिंग बैरियर की वजह से एक दूसरे मीन्स के पर्सन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे, उसे हम टाइमिंग बैरियर कहते हैं। यानी कि हम इंडिया में हैं, आपका कोई फ्रेंड आउट ऑफ कंट्री है, हम अभी सो जाएंगे और वहाँ पे दिन है, हमारे यहाँ पे अभी रात है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपके साथ बात करना चाहेगा, पर रात होने की वजह से वो हमें कॉल नहीं कर पाएगा, हमारे साथ बात नहीं कर पाएगा, उसे हम टाइमिंग बैरियर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेटवर्क प्रॉब्लम, जहाँ पे मैंने बताया कि सिग्नल टेक्निकल एरर की वजह से मीन्स के नेटवर्क प्रॉब्लम तो हो जाती है। फिर नेटवर्क में क्या आता है कि पर्सनल आईडी के, सपोज आप एग्जाम्पल में कि आपने .com gmail.com मीन्स के लिखना चाहते हो, पर आप ये जो डॉट है पीछे कर सकते जाते हो, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है और वो सामने वाला जो यूज़र है वो आपको क्या कर देता है कि ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट आएगा कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड में क्या होगा कि सपोज कि आपको मैं 10 नाम देती हूँ कोई भी, कि मैं आपको बोलती हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, कुछ सेंटेंस बता रही हूँ, वो आपको याद रखने हैं। जो मैं 5 to 10 आपको जो सेंटेंस देती हूँ वो आपको याद रखने हैं, और मैं जब भी पूछूँ तो आपको मुझे बताना है। तो आप क्या करोगे कि 5 या 10 सेंटेंस इजीली हर एक पर्सन को याद रह सकता है, वो चाहे छोटा बच्चा हो, एजेड हो, यंगर हो, उसे याद रह सकता है, तो वो एट अ टाइम बोल सकता है, ठीक है। पर इंफॉर्मेशन ओवरलोड किसे कहते हैं, तो मैं एक ही साथ एक पर्सन को या एक बच्चे को मैं एक ही साथ 100 सेंटेंस के बोलती हूँ कि 100 नाम बताती हूँ, और मैं बाद में पूछती हूँ कि मैंने जो बताया वो बोल, वो आपको बोलना है, तो वो क्या करेगा सामने वाला, उसे क्या 100 भी वो नहीं बता पाएगा, जितना भी याद आएगा उतना ही बता पाएगा। इसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। और इस इमेज में आप देख सकते हो कि एक्सेस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज information overload. The receiver can't compare and abstract beyond this mental capacity. His mind will be closed for a part of communication. यानी कि ज़्यादातर काम की वजह से आप कोई पर्सन को कुछ चीज़ बताना चाहते हो, कुछ मंगाते हो, तो वो पर्सन क्या होता है कि काम के लोड की वजह से मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके माइंड पे इतना लोड आ जाता है कि आप जो भी बताते हो वो भूल जाता है। इसे हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं।